नेक्स्ट एचडीएफसी कही जाने वाली बैंक पिछले 10 महीनों से लगातार गिर रही है, जो पिछले 10 महीनों में 30% से डाउन हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कि क्या मेजर रीजंस है इस गिरावट के पीछे और क्या इस बैंक का जो स्टारडम है वो मेंटेन्ड है या फिर अब वो बात नहीं रही। इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में डिकोड कर। बैंक का 52 वीक हाई 100 रुपीज के आसपास है और फिलहाल जो ये बैंक है वो 70 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रही है। इसी बीच आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ क्या कुछ नेगेटिव, अनवांटेड एंड पेसिमिस्टिक रहा है जिससे कि ये फॉल ट्रिगर हुआ। तो एक रीजन तो ये है कि बीच में अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर के आरबीआई ने कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी थी, जिसमें आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स पर रिस्क वेटेज को बढ़ा दिया था। इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ है, क्योंकि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो रिटेल पोर्शन है उसमें 50% अनसिक्योर्ड लोन्स है। तो ये एक बड़ा रिस्क लगा लोगों को। अब दूसरा रीजन ये है कि इस बैंक के एक्सपेंसेस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दूसरी बैंक्स। मतलब इनका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो काफी ज्यादा है, तो ये भी एक नेगेटिव साइन है बैंक के लिए। इसके अलावा रिसेंटली जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि Q4 में कंपनी का रिजल्ट जब आया था तब भी स्टॉक 5-6% से गिर गया था, क्योंकि बैंक की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिर गई। क्योंकि Q4 में इनका नेट प्रॉफिट 732 करोड़ रहा था, जो ईयर ओवर ईयर बेसिस पे मतलब लास्ट ईयर 802 करोड़ रहा था सेम क्वार्टर में। तो ये भी एक वजह थी जिससे कि स्टॉक फॉल हुआ। और एक्चुअली ये रीजन जो है वो आगे तक एक्सटेंड हुआ और अभी 1-2 क्वार्टर्स तक और एक्सटेंड होगा, जिसको डिटेल में देखते हैं। कंपनी का एक पार्ट ऑफ बिजनेस है, एक प्रोडक्ट है जेएलजी बिजनेस, मतलब जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप। ये इनका माइक्रो फाइनेंस बिजनेस है जो तमिलनाडु में फ्लड आने की वजह से काफी बुरी तरह हैम्पर हुआ। कस्टमर्स जो थे वो 30 to 60 डेज ओवरड्यू पेमेंट करने लगे और डिफॉल्ट भी होने लगे, तो बैंक को प्रोविजंस बढ़ाने लगे, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर हुआ। और मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ये भी क्लियर किया है कि इसका असर अभी आने वाले 1-2 क्वार्टर में और रह सकता है। आप देख सकते हैं कि FY25 के Q1 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 648 करोड़ है एंड एज पर मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वार्टर में नेट प्रॉफिट और ज्यादा कंजर्वेटिव हो सकता है। और तब तक ये टेम्पररी इश्यू बैलेंस शीट में एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब आने वाले 1-2 क्वार्टर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके बाद रिकवरी भी दिख सकती है। तो ये कुछ सम ऑफ द रीजंस थे इस गिरावट के पीछे। अब यहाँ से सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो आते हैं कि जहाँ पे ये रहेगा कि इस बैंक में अभी और कितना पोटेंशियल है, कितना हिट है। तो एटलीस्ट हेडलाइन में हम इतना कह सकते हैं कि जो हाईलाइट हो रहा है उसके बेसिस पर स्टॉक डाउन हो रहा है, ओके, बट जो एक्चुअली रियलिटी है डीप डाउन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगी, जो ज्यादा मैटर करेगी लॉन्ग टर्म के लिए। सबसे पहले तो आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में न्यू एज कंपनीज लाइक जैसे ओला हो गए, एथर हो गए, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में लीड कर रहे हैं। सेम वे बैंकिंग सेक्टर में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी काइंड ऑफ एक नई बैंक है जिसके पास एक एज है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का। सेकंड थिंग ये है कि ठीक है कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है ड्यू टू टेम्पररी रीजन जेएलजी बिजनेस, बट आउट ऑफ द सीन इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी की जो रेवेन्यू है वो रॉबस्ट है, ग्रोथ रॉबस्ट है। लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू मतलब इंटरेस्ट इनकम, टोटल इंटरेस्ट इनकम 28% से इंक्रीज हुई एंड कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 25% से इंक्रीज हुई। और ये जो ग्रोथ रेट है ना वो आज से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से, मतलब जब से मर्जर हुआ है तब से ये इसी बेसिस पर मतलब एनुअली चल रहा है। बैंक की एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए 1.9% है एंड नेट एनपीए 0.59% है। आप कोई भी दूसरी स्टैंडर्ड बैंक उठा के देखेंगे तो उसका भी जो एसेट क्वालिटी इसी रेंज के आसपास मिलेगा। बैंक का कासा रेशियो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कासा रेशियो 46.6% है। ये नंबर भी आपको अदर बैंक के कंपेयर में सेम के आसपास ही मिलेगा एंड ईयर ओवर ईयर ये नंबर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 38% से इंक्रीज हो रहा है। अब रही बात डिपॉजिट्स की, तो वो भी ईयर ओवर ईयर 38% से इंक्रीज हुआ है। डिपॉजिट ग्रोथ एक बैंक की ग्रोथ का सबसे बड़ा फैक्टर माना जाता है, क्योंकि एक बैंक का काम क्या होता है, मोटा मोटा काम क्या होता है कि सस्ते में फंड लेना और थोड़ा सा महंगे में लोन बांट देना। और वो लोन तब बांट पाएंगे जब उनके पास पैसा आएगा, मतलब बैंक के पास। वो मेनली आता कहाँ से, डिपॉजिट्स के थ्रू। तो जितना ज्यादा पैसा आएगा बैंक उतना ज्यादा लोन बांट पाएगा। बाकी सारी चीजें बाद में आती हैं लाइक एनआईआई, एनआईएम, एनपीए, आरओए, ये सब बाद में आएगा। सबसे पहले आएगा डिपॉजिट्स, जो ईयर ओवर ईयर इस केस में मतलब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 38% से इंक्रीज हुआ है। अब और क्या बाकी रह गया, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 6.22% है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी 16% के आसपास है। ये सारे नंबर्स एकदम स्टैंडर्ड लेवल पर हैं, आप दूसरी बैंक से कंपेयर कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रेवेन्यू पिछले 3 साल से 24% सीएजीआर से ग्रो हुआ है एंड नेट प्रॉफिट सेम पीरियड में 84% सीएजीआर से ग्रो हुआ है। बट स्टॉक प्राइस पिछले 3 साल से 17% सीएजीआर से कम हुआ एंड लास्ट 10 मंथ्स में तो स्टॉक 30% डाउन हुआ। तो इस हिसाब से तो स्टॉक काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड मालूम पड़ता है। तो ये तो हो गए एज इट इज पैरामीटर्स, एज इट इज नंबर्स जो रखे हुए हैं हम डायरेक्टली देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्रिटिकल, कुछ इनडायरेक्ट जो थोड़ा अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा, जो नोटिसेबल थिंग है, लाइक ये एक नया बैंक है,
ठीक है, तो इस बैंक को कासा बढ़ाने के लिए, अपने डिपॉजिट्स बढ़ाने के लिए डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखने की ज़रूरत है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों इस बैंक में अकाउंट खुला के वहाँ पे पैसा रखने के लिए। अब देख सकते हैं कि इसी वजह से कंपनी में डिपॉजिट्स लास्ट 5 ईयर में 37% CAGR से ग्रो हुआ है। लेकिन इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने से कंपनी के NIM कम होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी कम रही होगी। लेकिन फिलहाल मैनेजमेंट ने ये मेंशन किया कि अब कंपनी को बहुत एग्रेसिवली डिपॉजिट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये डिपॉजिट ग्रोथ जो अब तक 38% थी एवरेज, अब उसे बैंक 22% पर लेकर आएगा। इसका मतलब अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बैंक अब डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट कम करेगा, एवरेज लेवल पर लेके आएगा, जिससे कि कंपनी का जो NIM है ये बढ़ने के चांसेस हैं, जिसका पॉजिटिव रिफ्लेक्शन डायरेक्टली नेट प्रॉफिट में दिख सकता है। इसके अलावा आप इस कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखो या फिर कॉन कॉल पढ़ो या फिर खुद वी वैद्यनाथन के इंटरव्यूज वगैरह देखोगे तो समझ आएगा कि ये कस्टमर सर्विस एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, फोकस्ड है। और मैनेजमेंट खुद अभी रिसेंटली ये कहा भी कि अब कस्टमर सिर्फ हायर इंटरेस्ट रेट के लिए इस बैंक में नहीं आता है, बल्कि हमारी कस्टमर सर्विस एंड डिजिटल इजीनेस की वजह से भी हमसे जुड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो इस बैंक के फेवर में जाती हैं, बहुत ज्यादा जा रही हैं। नेक्स्ट मेजर थिंग ये है कि इस बैंक का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो काफी ज्यादा है, काफी बड़ा कंसर्न है। तो एज कम्पेयर टू अदर बैंक 72% का यहाँ पे कॉस्ट टू इनकम रेशियो, क्योंकि इनिशियल लेवल पर इनको बहुत अग्रेसिवली नई नई ब्रांच ओपन करना पड़ रहा था। एज अ न्यू बैंक इनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी काफी ज्यादा था, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट भी ज्यादा था, और एक पर्टिकुलर ब्रांच खुलने के बाद तुरंत तो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ ऑपरेट नहीं हो पाता है, एकदम से पूरे कस्टमर्स नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे फुटफॉल्स बढ़ेगा वैसे वैसे ब्रांच की इनकम बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट्स की जब मैच्योर हो जाएंगे तो कंपनी का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो वो कम हो सकता है, और एक्चुअली कम हो रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि ओवर द पीरियड कॉस्ट टू इनकम रेशियो 95% से अब 70% आ चुकी है। इसके अलावा बैंक के ऊपर कुछ लीगेसी डेट का पहाड़ था मर्जर के समय से 65,000 करोड़ का, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के लिए एक हाई कॉस्ट बोरोइंग है, जो कि बैंक को जिसके ऊपर 8.93% मतलब ऑलमोस्ट समझो आप 9% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता था, जिसे बैंक ने कैसे काउंटर किया, इन्होंने लो कॉस्ट डिपॉजिट्स के थ्रू इसे कवर कर लिया। अभी भी ये डेट है लेकिन 90% पे हो चुका है। इसका मतलब क्या होता है कि अब तक जो बैंक का टोटल डिपॉजिट्स आता था उसका मेजर चंक इन लोन्स की भरपाई में जाता था, और पिछले 5 सालों से ये उस लोन के ऊपर करीब 9% का इंटरेस्ट भी दे रहे थे। लेकिन अब आने वाले 1-1.5 साल के अंदर, क्योंकि 90% तो ऑलरेडी पे हो चुका है, तो 1-1.5 साल में ये भी हो जाएगा, तो उसके बाद जब वो डेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो इनकी जो डिपॉजिट्स आएगी वो नेट लोन ग्रोथ में जाएगी, एंड जो 9% का इंटरेस्ट देना पड़ा था वो भी बचेगा। इन सारे कंबाइन पॉइंट्स का एक ही मतलब निकल के आ जाता है कि कंपनी की कॉस्ट आने वाले समय में कम होगी और इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी कम होगा। इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव असर इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में दिख सकता है। अब ये जो सारे तर्क वितर्क आप कंपनी के कॉन कॉल एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं। इनके मैनेजमेंट की ये एक बहुत ही अच्छी आदत है कि ये खुल करके सामने आता है। मिस्टर वी वैद्यनाथन ये कंपनी का जो भी प्लस माइनस है सब कुछ ओपनली डिस्क्लोज कर देते हैं, 5-5 साल का गाइडेंस दे देते हैं, जो शायद और किसी कंपनी के लिए बहुत रेयर हो सकता है। अगर रिस्क फैक्टर्स पर एक नज़र डाल लें तो बैंक पूरी तरह से रिटेल लोन्स पर फोकस्ड है, एंड जिसमें 50% लोन्स अनसिक्योर्ड बेसिस पर है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो लगभग इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट इनके फाइनेंशियल्स में नहीं दिख रहा है। इनकी शायद ऑपरेशनल एफिशिएंसी है। सेकंड रिस्क ये है कि डिपॉजिट ग्रोथ, ये रिस्क तो पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, सिर्फ IDFC फर्स्ट बैंक के लिए नहीं। पब्लिक हायर गेन के लिए अलग अलग सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक मार्केट, ETF, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, इन सब में पैसा लगा रहा है एज कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट में रखने के। मतलब बैंक को डिपॉजिट्स ही नहीं आएगा तो बैंक काम कैसे करेगा। शायद इसलिए माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ने भी LTCG एंड STCG टैक्स को इसीलिए शायद बढ़ाया है, ताकि बैंक डिपॉजिट्स को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। और अभी भी ऐसी जो गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा इंटेंशनली इस चीज़ पर काम कर रही है ताकि बैंक को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो ये कुछ एसोसिएटेड रिस्क भी हैं। बाकी ओवरऑल क्रस्ट तो यही निकल के आता है कि बैंक अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर है, और जो रीजंस हमने अभी देखे उसके हिसाब से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट फिर भी बिफोर इन्वेस्टमेंट एक सेल्फ एनालिसिस जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारे तर्क वितर्क अगर आपको सच में इंटरेस्टिंग लगे हो तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।